नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल में हमारे प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, जिसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और फिर उसके बाद था छायावाद और प्रगतिवाद। ये सभी वादों से संबंधित प्रश्नोत्तर भी हम देख चुके हैं। आज मैं लेके आई हूँ प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नोत्तर। जानेंगे प्रयोगवाद क्या है और सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया, ऐसी ही महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे और फिर कुछ प्रश्नोत्तर भी देखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। देखते हैं कि प्रयोगवाद जो है दोस्तों, उसका मूल आधार क्या है। पहले तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोगवाद का मूल आधार क्या है। तो क्या है, व्यक्तिवाद और वैयक्तिकता जो है वह प्रयोगवाद का मूल आधार है। व्यक्तिवाद या वैयक्तिकता यह प्रयोगवाद का मूल आधार है। हमने देखा था प्रगतिवाद का मूल आधार क्या था दोस्तों, समाजवाद है ना। व्यक्तिवाद था, समाजवाद था। किसका, प्रगतिवाद का मूल आधार क्या था दोस्तों, समाजवाद था, मार्क्सवाद से प्रभावित था। और साम्यवाद की विचारधारा थी किसमें, प्रगतिवाद में। और प्रयोगवाद में व्यक्तिवाद है दोस्तों, ठीक है। उसमें समाज की बातें हो रही थी, तो प्रयोगवाद में व्यक्ति की बातें हो रही थी, ऐसे हम समझ सकते हैं। फिर प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, ऐसा प्रश्न होता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है दोस्तों। कब से माना जाता है, 1943 से, क्योंकि 1936 से 1943 तक का समय प्रगतिवाद का है और प्रयोगवाद का 1943 से शुरू हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि जो अज्ञेय जी थे, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय जी ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था 1943 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किसने किया था, अज्ञेय जी ने किया था। और वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, अर्थात इसी समय से, 1943 से। इसलिए 1943 से प्रयोगवाद का समय माना जाता है। अब है कि प्रयोगवाद का जो आरंभ है ये कहाँ से होता है, आधुनिकतावाद से होता है दोस्तों। आधुनिकतावाद का आरंभ जो होता है वो प्रयोगवाद से ही माना जाता है। ऐसा होगा कि आधुनिकतावाद का जो आरंभ है वह प्रयोगवाद से ही माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से एक निबंध लिखा है। किसने लिखा है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। प्रयोगवादी रचनाएं, इस शीर्षक से एक निबंध लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी जी। और प्रश्न आता है कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। अभी तक तो हमने देखा, पहले तो प्रश्न बनेगा प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है, क्या प्रवर्तक बनेगा। तो प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, अज्ञेय जी हो जाएंगे, क्योंकि तार सप्तक का प्रारंभ उन्होंने किया और उसी समय से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रवर्तक कौन होंगे, अज्ञेय। और प्रयोगवाद का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया, प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से, ठीक है दोस्तों। प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से एक निबंध लिखा नंद दुलारे वाजपेयी ने, इसीलिए प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ही किया है दोस्तों। और एक बात और है, एक प्रश्न और आता है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा। क्या कहा, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा, यह भी नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा। ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। और क्या है कि प्रयोगवाद में बहुत सारी विचारधारा और घटनाओं का प्रभाव देखा जाता है, और वे घटनाएं और प्रभाव क्या हैं वो देखते हैं। पहले तो जो गांधीवाद का प्रभाव इसमें है, किसमें, प्रयोगवाद में गांधीवाद का प्रभाव प्रतीकात्मक रूप में है दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में गांधीवाद का प्रयोग है। और क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा इसमें पड़ा है प्रयोगवाद का। और फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और इलियट के निर्वैयक्तिकता का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। पूछा जाता है कि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव किस वाद पर पड़ा है, तो प्रयोगवाद पर देखा जाता है फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग। और वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, नवीन राहों का अन्वेषण, व्यक्तिकता, क्षण की महत्ता, यौन चेतना की प्रबलता और शहरी प्रेम की दृष्टि, ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं प्रयोगवाद की, ठीक है दोस्तों। क्या क्या है, वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध है,
नवीन राहु का अन्वेषण है, व्यक्तिकता है, क्षण की महत्ता है, यौन चेतना की प्रबलता और शहरी प्रेम की दृष्टि, ये प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। यह भी हमें ध्यान देना है। और क्या है दोस्तों, मध्य वर्गीय समाज का चित्रण इसमें किया है। किस वर्ग का दोस्तों? मध्य वर्गीय समाज का चित्रण किया है। कल हमने देखा कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग का प्रयोग किया था प्रगतिवाद में, और मध्य वर्ग का प्रयोग किया है प्रयोगवाद में। ठीक है दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमें ध्यान रखना है। अब क्या है कि जो 4 सप्तक हैं दोस्तों, कितने सप्तक हैं? प्रयोगवादी ये प्रयोगवाद है, इसमें 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। किसके द्वारा? अज्ञे जी द्वारा। कितने सप्तकों का? 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है अज्ञे जी द्वारा। और अज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका, अर्थात जो पहला सप्तक है उसे पहला सप्तक नहीं बोलते, उसे बोलते हैं तार सप्तक। उसका पहला जो सप्तक है उसका नाम है तार सप्तक। उसे क्या नाम दिया गया? राहु का अन्वेषी। किसने दिया? अज्ञे जी ने। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि अज्ञे जी ने प्रयोगवाद को राहु का अन्वेषी, प्रयोग या तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा? तो अज्ञे जी ने कहा। किस सप्तक में कहा? तो तार सप्तक की भूमिका में कहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है हमें। आगे बढ़ते हैं। आगे है और क्या है इसमें कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, एक कोटेशन मिलता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं पूरा बोल देती हूँ कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। अर्थात प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे और नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी प्रकार कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। हम अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि कवितावादी कहना। तो ऐसा भी प्रश्न आता है दोस्तों कि प्रयोगवाद शब्द का क्या कहते हैं, खंडन किसने किया, अर्थात प्रयोगवाद शब्द का विरोध किसने किया? तो अज्ञे जी ने किया है दोस्तों। ठीक है, और हम कोई वादी नहीं या प्रयोग कोई वाद नहीं, यह कोटेशन किसका है? अज्ञे जी का है। किस सप्तक में कहा है? तो द्वितीय सप्तक में, दूसरे सप्तक में कहा है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान देनी है। और 4 सप्तकों के बारे में और इसके विभिन्न कवियों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, या इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो में अपलोड करते रहती हूँ, आप देखते रहिए दोस्तों, और उससे भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज मैंने रखे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन तार सप्तक का कवि है? तो मैंने क्या बोला दोस्तों, तार सप्तक या तार सप्तक कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, पहला है तार सप्तक, दूसरा है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ऐसे हैं। तो उसमें विभिन्न कवि भी बटे हुए हैं, उनसे संबंधित वीडियो में अपलोड करूंगी, आप जरूर देखें। तो पहले देखते हैं तार सप्तक में कौन कवि है। पूछा गया है धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर, अज्ञे, नरेश मेहता। तो कौन है दोस्तों? अज्ञे जी हैं तार सप्तक में। ठीक है, ये भी हैं, लेकिन ये तीनों जो कवि हैं, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर और नरेश मेहता, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं दोस्तों। किस सप्तक के हैं? दूसरे सप्तक के। और तार सप्तक ही क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि एक सप्तक में, जैसे ये तार सप्तक है, इसमें 7 कवि हैं, ऐसे ही दूसरे सप्तक में भी 7 कवि हैं, तीसरे सप्तक में भी 7 कवि हैं, चौथे सप्तक में भी 7 कवि हैं, इसीलिए इसका नाम सप्तक रखा है, तार सप्तक। अब देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से कौन सा नाम सही है? तो देखना है, तार सप्तक के नाम दिए हैं, इसमें से कौन सा नाम सही है, यह पूछा गया है। तो देखते हैं, पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा तार सप्तक या तार सप्तक। तो दोस्तों कौन सा नाम सही है यह देखना है हमें। तार सप्तक भी सही है और दूसरा सप्तक भी सही है। यहाँ पे दूसरा तार सप्तक होगा, आई थिंक लिखने में मिस्टेक हो गई। तो तार सप्तक सही होगा हमारा ऑप्शन। यहाँ पे कहाँ है? अच्छा, डी, ये तो तीसरा सप्तक है, यहाँ कटा है, सॉरी। देखिए दोस्तों, इसमें तार होगा बीच में, ठीक है, इसमें तार होगा। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या तार सप्तक। जो ये तार सप्तक लिखा है ये सही है दोस्तों, बाकी ये सब गलत हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, पहला सप्तक होगा, तार नहीं होगा, दूसरा सप्तक होगा, तीसरा सप्तक होगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी क्योंकि यहाँ पे तार था, और
तो क्या होता है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ऐसे नाम है। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। जमीन पक रही है, एक रचना की काव्य का नाम है, काव्य संकलन है। जमीन पक रही है किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, धूमिल की, केदारनाथ सिंह की या रघुवीर सहाय की? किसकी है दोस्तों? जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की है। किसकी है दोस्तों? केदारनाथ सिंह की है। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कुआनो नदी, कुआं और नदी ऐसे याद कीजिए। कुआनो नदी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण कीर्ति चौधरी। किसकी है दोस्तों कुआनो नदी? यह रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचना है। इनकी और भी रचनाएं जो पूछी जाती हैं, कांठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, है ना, कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, ऐसी बहुत सी रचनाएं इन्होंने रची हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी भी तार सप्तक के ही प्रमुख कवि हैं दोस्तों, तार सप्तक के। ठीक है, जिसे प्रथम तार सप्तक मान सकते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं, तार सप्तक ही बोलते हैं, उसका नाम ही तार सप्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है। कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? ठीक है दोस्तों, नीचे जो काव्य संग्रह दिए हैं इसमें से अज्ञेय जी का कौन सा नहीं है? आंगन के पार द्वार होगा, ये कट हो गया। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। तो कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है हमारा, धरती, यह रचना अज्ञेय जी की नहीं है, क्योंकि हमने प्रगतिवाद में पढ़ा था कि धरती रचना किसकी है? त्रिलोचन जी की है दोस्तों, है ना, त्रिलोचन जी की। मैं उस जनपद का कवि हूँ, अमोला, धरती, ऐसी बहुत सी रचनाएं हमने देखी थी। और बाकी जो रचनाएं हैं, आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा, ये अज्ञेय जी की रचनाएं हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है। कौन सी कृति अज्ञेय की है? अब क्या देखना है, कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास पर, क्षण पर, साये पर धूप। तो कौन सी कृति अज्ञेय जी की है, यह देखना है। तो कौन सी कृति है दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी ही सही हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। जो हरी घास पर क्षण भर है, यह अज्ञेय जी की कृति है। बाकी संसद से सड़क तक, यह सुदामा पांडे धूमिल की है। मछली घर विजय देव नारायण शाही की है। साये पर धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है। संशय की एक रात, क्या है दोस्तों? कृति का नाम है संशय की एक रात। यह रचना किसकी है? नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, अज्ञेय, केसरी कुमार। तो किसकी रचना है दोस्तों? यह है ऑप्शन बी, नरेश मेहता जी की है, संशय की एक रात। और यह राम कथा पर आधारित है। यह भी पूछा जाता है कि कौन सी रचना नरेश मेहता की राम कथा पर आधारित है? तो संशय की एक रात राम कथा पर, राम जी के संशय की बात इसमें की है कि क्या संशय उन्हें हुआ था। और जैसे इनकी और रचनाएं हैं, चैत्या, पवाद पर्व, अरड़िया प्रमुख रचनाएं हैं। अरड़िया के लिए नरेश मेहता जी को 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और नरेश मेहता जी को उनकी संपूर्ण रचना के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये महत्वपूर्ण बातें हमें जान लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960 में, 1959 में, 1951 में, 1970 में। कौन सा सप्तक पूछा है दोस्तों? तीसरा सप्तक पूछा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। तार सप्तक, क्या है दोस्तों? तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो कई बार हम देख चुके हैं, फिर भी 1930, 1940, 1935, 1943। कब हुआ था दोस्तों? 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, अर्थात पहला सप्तक जिसे बोल सकते हैं हम। तो देख लेते हैं कौन से सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है। तो ये हैं, मैंने चारों सप्तक लिखे हैं इसमें। तार सप्तक का 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951,
तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण सप्तक हैं, हमें ध्यान रखने हैं। सन पूछा जाता है कई बार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं हैं? तो इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में संकलित नहीं है, ऐसा पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नंद किशोर आचार्य। तो कौन से कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं है? तो जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, इनकी रचनाएं चौथे सप्तक में संकलित नहीं है, बल्कि इनकी रचनाएं हैं दूसरे सप्तक में। ठीक है दोस्तों, सॉरी, जो दूसरा सप्तक है इसमें इनकी रचनाएं संकलित हैं। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने। ठीक है दोस्तों, और चौथे सप्तक के जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं जैसे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे चौथे सप्तक के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह क्लास? और महत्वपूर्ण इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल हिंदी IQ के साथ बने रहिए। और रोज़ ऐसी ही एक क्लास में अपलोड करते रहती हूँ। आज मैंने प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम ही रखी है और आगे मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊँगी। मैं सोचती हूँ कि तथ्य आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। आप तथ्यों को जानते रहिए और प्रश्नों के साथ साथ हम तथ्य भी जानते रहेंगे, तो हमारी जो तैयारी है वो अच्छी होगी और काफ़ी फ़ायदेमंद आपको ये क्लास रहेगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।